हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MPS 4 कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इश्यूज एंड ट्रेंड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, critically examine multiculturalism as a means to accommodate ethnic minorities. क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस सवाल में आपको मल्टीकल्चरलिज्म के कॉन्सेप्ट को समझना है और एनालाइज करना है कि ये एथनिक माइनॉरिटीज को समझने, प्रोटेक्ट करने और उन्हें इंक्लूड करने के लिए कितना इफेक्टिव है। आपको इसका डेफिनेशन, फायदे, चैलेंजेस और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ क्रिटिकल एनालिसिस देना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। मल्टीकल्चरलिज्म एक ऐसी सोच और पॉलिसी है जो सोसाइटी की कल्चरल डाइवर्सिटी को रिकॉग्नाइज और रिस्पेक्ट करती है। इसका मेन आइडिया यह है कि एथनिक माइनॉरिटीज को सिर्फ टॉलरेट ना किया जाए, बल्कि उन्हें सेलिब्रेट करके इक्वल सिटीजन बनाया जाए। विल किमलिकर और चार्ल्स टेलर जैसे थिंकर्स ने कहा है कि माइनॉरिटीज की पहचान और राइट्स को रिकॉग्नाइज करना जस्टिस के लिए जरूरी है, लेकिन क्रिटिक्स मानते हैं कि ये नेशनल यूनिटी को वीक कर सकता है। मेन बॉडी। 1. मल्टीकल्चरलिज्म का मीनिंग और थियोरेटिकल बैकग्राउंड। डेफिनेशन। मल्टीकल्चरलिज्म एक पॉलिसी है जो डाइवर्स कल्चर्स को एक ही स्टेट में साथ लेकर चलती है। थियरीज। लिबरल थियरी, इंडिविजुअल राइट्स प्लस कल्चरल डाइवर्सिटी। कम्युनिटेरियन थियरी, कम्युनिटी वैल्यूज और कलेक्टिव आइडेंटिटी। थिंकर्स। विल किमलिकर ने कहा कि कल्चरल रिकॉग्निशन के बिना इक्वालिटी पॉसिबल नहीं। एग्जाम्पल, कनाडा ने ऑफिशियल मल्टीकल्चरल पॉलिसी अडॉप्ट की जो फ्रेंच स्पीकिंग और इमिग्रेंट माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। 2. मल्टीकल्चरलिज्म के थ्रू अकोमोडेशन, माइनॉरिटी राइट्स, एजुकेशन, लैंग्वेज, रिप्रेजेंटेशन में स्पेशल प्रोटेक्शन। इंस्टीट्यूशंस। इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम, बेल्जियम में पावर शेयरिंग सिस्टम, कनाडा में बाइलिंगुअलिज्म, कल्चरल ऑटोनॉमी, माइनॉरिटीज अपनी लैंग्वेज, रिलीजन और कस्टम्स को फ्रीली फॉलो कर सकती है। केस स्टडी। यूके में मल्टीकल्चरल पॉलिसीज ने साउथ एशियन और अफ्रो कैरिबियन कम्युनिटीज को ज्यादा रिकॉग्निशन दिया। 3. मल्टीकल्चरलिज्म के फायदे। इंक्लूजन, माइनॉरिटीज को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है। कॉन्फ्लिक्ट रिडक्शन, कल्चरल रिकॉग्निशन से एथनिक टेंशन्स कम होते हैं। सोशल कोहीजन, रिस्पेक्ट और टॉलरेंस बढ़ता है। डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होती है, माइनॉरिटीज गवर्नेंस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। एग्जाम्पल, साउथ अफ्रीका ने 11 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करके इंक्लूसिव मल्टीकल्चरलिज्म अडॉप्ट किया। 4. मल्टीकल्चरलिज्म की प्रॉब्लम्स और क्रिटिसिज्म। नेशनल यूनिटी का रिस्क, एक्सेसिव डाइवर्सिटी फोकस से नेशनल आइडेंटिटी वीक होती है। गेटोइजेशन, माइनॉरिटीज अलग कम्युनिटीज में रहने लगती है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, एथनिक आइडेंटिटीज का ज्यादा एम्फेसिस पॉलिटिकल पोलराइजेशन लाता है। सुपरफिशियल पॉलिसीज, गवर्नमेंट्स कभी कभी सिर्फ सिंबॉलिक मल्टीकल्चरलिज्म करती है, रियल इश्यूज सॉल्व नहीं होते। एग्जाम्पल, फ्रांस असिमिलेशन मॉडल फॉलो करता है और मल्टीकल्चरलिज्म को रिजेक्ट करता है क्योंकि वो मानता है कि ग्रुप आइडेंटिटी इक्वालिटी को तोड़ता है। 5. क्रिटिकल एवैल्यूएशन। मल्टीकल्चरलिज्म काफी यूजफुल है जस्टिस और इंक्लूजन के लिए, लेकिन अगर इसके साथ सिविक इंटीग्रेशन ना हो तो फ्रैगमेंटेशन बढ़ सकता है। इसलिए एक बैलेंस्ड अप्रोच जहां रिकॉग्निशन जोड़ इंटीग्रेशन दोनों हो, वो ज्यादा इफेक्टिव है। कंक्लूजन। मल्टीकल्चरलिज्म एक जरूरी टूल है जो एथनिक माइनॉरिटीज को अकोमोडेट करके इक्वालिटी और इंक्लूजन प्रमोट करता है, लेकिन इसकी सक्सेस तभी होती है जब स्टेट्स कल्चरल राइट्स को नेशनल यूनिटी के साथ बैलेंस करें। अगर ये सिर्फ सिंबॉलिक हो तो फेलियर हो सकता है। बेस्ट मॉडल वही है जहां रिकॉग्निशन और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ हो। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। Question 7. Discuss the impact of structural adjustment policies on women. Question explanation. इस सवाल में हमें ये बताना है कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज (SAP) क्या होती है, इन्हें क्यों इंट्रोड्यूस किया गया और इन पॉलिसीज का महिलाओं पर क्या असर हुआ। जवाब में इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स को समझाना है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स का जिक्र करना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज (SAP)
IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा 1980 to 1990 में इंट्रोड्यूस की गई थी, जब डेवलपिंग कंट्रीज को डेट क्राइसिस का सामना करना पड़ा। इनका मेन एम था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कट के जरिए। लेकिन इन रिफॉर्म्स का सबसे बड़ा सोशल असर महिलाओं पर पड़ा। महिलाएं इनफॉर्मल सेक्टर और केयर वर्क में ज्यादा होती है, इसलिए सबका अन पर डिस्प्रपोर्शनेट इम्पैक्ट हुआ। आइए इसके इम्पैक्ट्स को डिटेल में समझते हैं। मेन बॉडी। 1. स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज (SAP) को समझना। सबके मेजर स्टेप्स। सब्सिडीज और वेलफेयर स्पेंडिंग को कम करना, मार्केट्स और ट्रेड को लिबरलाइज करना, पब्लिक एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करना, करेंसी का डिवैल्यूएशन और एक्सपोर्ट्स प्रमोट करना। लेकिन इन मेजर्स ने जेंडर डिफरेंसेस को इग्नोर कर दिया, जिसका सीधा असर वीमेन पर पड़ा। 2. इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन वीमेन। पॉवर्टी का प्रेशर। फूड, फ्यूल और हेल्थ केयर सब्सिडीज के कम होने से घर का खर्चा बढ़ गया, जो महिलाओं के ऊपर ज्यादा बर्डन बन गया। रोजगार पर असर। प्राइवेटाइजेशन की वजह से पब्लिक सेक्टर जॉब्स कम हो गई, जिसमें विमेन सिक्योर जॉब्स करती थी। ज्यादा महिलाएं इनफॉर्मल और लो पेड जॉब्स में धकेल दी गई। कृषि पर असर। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड फार्मिंग पॉलिसीज ने विमेन फार्मर्स को सब्सिस्टेंस फार्मिंग से अलग कर दिया, उनकी पोजीशन और कमजोर हो गई। 3. सोशल और हाउस होल्ड इम्पैक्ट। पब्लिक सर्विसेज की कट। एजुकेशन और हेल्थ में गवर्नमेंट की सर्विसेज कम होने से महिलाओं पर अनपेड केयर वर्क का बोझ बढ़ गया। न्यूट्रिशन और हेल्थ। महिलाएं अपनी न्यूट्रिशन सैक्रिफाइस करके फैमिली को खिलाती रही। लड़कियों की एजुकेशन। फाइनेंशियल क्राइसिस में सबसे पहले लड़कियों की पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज की गई। 4. पॉलिटिकल और जेंडर इनइक्वालिटी इम्पैक्ट। डिसीजन मेकिंग से दूर। सब बनाते वक्त वीमेन की पार्टिसिपेशन नहीं होती थी। जेंडर इनइक्वालिटी वर्सन। महिलाएं डबल बर्डन जेएचईएल रही थी, घर का अनपेड वर्क और लो पेड जॉब्स दोनों। विमेन्स मूवमेंट्स का उदय। लेकिन इन्हीं चैलेंजेस की वजह से विमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस ने जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज की डिमांड यूटीएचएआई, खासकर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में। कंक्लूजन। स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसीज ने वीमेन को इकोनॉमिक और सोशल दोनों लेवल पर ज्यादा वल्नरेबल बनाया। जेंडर इनइक्वालिटी और अनपेड केयर वर्क बढ़ गया, लेकिन इसके साथ हाई विमेन्स मूवमेंट्स भी स्ट्रांग हुई, जो अल्टरनेटिव और इंक्लूसिव डेवलपमेंट की डिमांड करने लगी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. What do you understand by human development? Describe the major trends of human development in developing countries. Question explanation. इस क्वेश्चन में पहले आपको ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब समझाकर डिफाइन करना है, उसके बेसिक फीचर्स बताने हैं। फिर डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया, चाइना, अफ्रीकन नेशंस में ह्यूमन डेवलपमेंट के मेजर ट्रेंड्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी रिडक्शन, जेंडर इक्वालिटी और चैलेंजेस को एक्सप्लेन करना है। एग्जाम्पल और एनालिसिस देना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट 1990 में यूएनडीपी ने दिया, जिसमें सिर्फ जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ को हाई प्रोग्रेस का मेजर नहीं माना गया। इसमें लोगों के चॉइसेस, हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डेवलपमेंट का बेस बनाया गया। अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच इस थियरी का बैकबोन है। यहां हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर डेवलपिंग कंट्रीज के ह्यूमन डेवलपमेंट ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। डेफिनेशन। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है लोगों की कैपेबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज को एक्सपेंड करना ताकि वो हेल्दी, एजुकेटेड और डिग्निफाइड लाइफ जी सकें। की एलिमेंट्स। हेल्थ, प्रॉपर हेल्थ केयर और न्यूट्रिशन, एजुकेशन, लिटरेसी और क्वालिटी एजुकेशन, इनकम, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI यूएनडीपी का मेजर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम पर बेस्ड होता है। 2. थियोरेटिकल बैकग्राउंड। अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी अप्रोच। डेवलपमेंट का मतलब है फ्रीडम और चॉइसेस बढ़ाना। महबूब उल हक। HDI को डिजाइन करने में उनकी बहुत बड़ी रोल रही। मतलब डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि इक्विटी, एम्पावरमेंट और सस्टेनेबिलिटी भी है। 3. मेजर ट्रेंड्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। ए. हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी। डेवलपिंग कंट्रीज में हेल्थ सर्विसेज के वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। साउथ एशिया में 1970 के 50 ईयर्स से बढ़कर 2020 में 70+ ईयर्स हो गया। पर अफ्रीका के कुछ रीजन्स अभी भी मैलन्यूट्रिशन और डिसीजेस से स्ट्रगल कर रहे हैं। बी. एजुकेशन का एक्सपेंशन।
प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट रेट काफ़ी इम्प्रूव हुई है। इंडिया जैसे देश में लिटरेसी प्रोग्राम से प्रोग्रेस हुई, लेकिन क्वालिटी और जेंडर गैप अभी भी एक चैलेंज है। सी, पॉवर्टी रिडक्शन और इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया, चाइना, ब्राजील जैसे कंट्रीज ने इकोनॉमिक ग्रोथ से पॉवर्टी कम की है। एशिया में पॉवर्टी गिर गई है, लेकिन अफ्रीका के कई देश अभी पीछे हैं। इनइक्वालिटी काफ़ी बढ़ गई है, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है। डी, जेंडर और सोशल डेवलपमेंट। विमेन एजुकेशन और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में प्रोग्रेस हुई है, पर जेंडर इनइक्वालिटी, चाइल्ड मैरिज और वायलेंस अभी भी बैरियर्स हैं। जीडीआई और जीआईआई इंडिसेस ये गैप हाईलाइट करते हैं। ए, सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट के चैलेंजेस। क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन और अनएम्प्लॉयमेंट डेवलपिंग कंट्रीज के लिए मेजर चैलेंजेस है। कोविड-19 ने एजुकेशन और पॉवर्टी के प्रोग्रेस को रिवर्स कर दिया। 4, केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स। चाइना, पॉवर्टी एराडिकेशन और एचडीआई में सक्सेस। इंडिया, एजुकेशन और हेल्थ में प्रोग्रेस, पर इनइक्वालिटी अभी भी है। अफ्रीका, अभी भी सबसे नीचे एचडीआई रैंकिंग में। लैटिन अमेरिका, सोशल वेलफेयर से मॉडरेट सक्सेस। कंक्लूजन, ह्यूमन डेवलपमेंट का असली मकसद है लोगों को एम्पावर करना और उनको डिग्निटी और फ्रीडम देना। डेवलपिंग कंट्रीज ने हेल्थ, एजुकेशन और पॉवर्टी रिडक्शन में प्रोग्रेस किया है, पर इनइक्वालिटी, जेंडर गैप और सस्टेनेबिलिटी के चैलेंजेस अभी भी बचे हैं। अगर पॉलिसीज इंक्लूसिव और इक्विटेबल होंगी तभी रियल ह्यूमन डेवलपमेंट अचीव होगा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 9. Describe Duverger's classification of parties and party system with examples. Question explanation. इस सवाल में हमें मॉरिस दुवर्जर के द्वारा दिए गए पार्टीज और पार्टी सिस्टम्स के क्लासिफिकेशन को समझना है। मतलब उन्होंने पार्टीज को कैसे कैटेगराइज किया और किस तरह के पार्टी सिस्टम्स, वन पार्टी, टू पार्टी, मल्टी पार्टी, समझाएं, ये बताना है। साथ हाई एग्जाम्पल्स देना भी जरूरी है। आंसर, इंट्रोडक्शन। मॉरिस दुवर्जर एक फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज और उनके स्ट्रक्चर पर गहरा रिसर्च किया। उनका क्लासिफिकेशन हमें समझाता है कि अलग अलग देशों में पॉलिटिकल कंपटीशन कैसे होता है। उन्होंने सिर्फ पार्टीज के टाइप्स नहीं, बल्कि पार्टी सिस्टम्स और इलेक्टरल सिस्टम्स के बीच का रिलेशन भी समझाया। इस आंसर में हम उनकी पार्टी और पार्टी सिस्टम की क्लासिफिकेशन को डिटेल में देखेंगे। मेन बॉडी। 1. दुवर्जर की पार्टीज की क्लासिफिकेशन। दुवर्जर ने पार्टीज को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया। काडर या कॉकस पार्टीज, ये छोटे एलीट ग्रुप के लोगों के द्वारा बनाई गई पार्टीज होती है। फोकस इलेक्शंस पर होता है, मास मोबिलाइजेशन पर नहीं। एग्जाम्पल, यूके की कंजर्वेटिव पार्टी अपने शुरुआती स्टेज में। मास पार्टीज, ये पार्टीज बड़े लेवल पर लोगों को जोड़ती है और पार्टिसिपेशन पर फोकस करती है। मोस्टली सोशलिस्ट और लेबर मूवमेंट से जुड़ी होती है। एग्जाम्पल, जर्मनी की एसपीडी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। आगे चलकर कैच ऑल पार्टीज का कॉन्सेप्ट आया, जो सभी क्लासेज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल, इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिपेंडेंस के बाद। 2. दुवर्जर की पार्टी सिस्टम की क्लासिफिकेशन। उन्होंने पार्टी सिस्टम्स को नंबर ऑफ पार्टीज और उनके रोल के हिसाब से डिवाइड किया। सिंगल पार्टी सिस्टम, सिर्फ एक डोमिनेंट पार्टी होती है, ऑपोजिशन अलाउड नहीं होता। एग्जाम्पल, चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी। 2 पार्टी सिस्टम, दो बड़ी पार्टीज पावर के लिए compete करती है और अल्टरनेट करते हैं। एग्जाम्पल, यूएसए, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, यूके, कंजर्वेटिव्स और लेबर। मल्टी पार्टी सिस्टम, कई पार्टीज compete करती है और कोalition गवर्नमेंट्स आम होती है। एग्जाम्पल, इंडिया, फ्रांस, इटली। 3. दुवर्जर्स लॉ। दुवर्जर का एक फेमस प्रिंसिपल है दुवर्जर्स लॉ। FPTP, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। दो पार्टी सिस्टम डेवलप होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम डेवलप होता है। एग्जाम्पल्स, यूके और यूएसए में FPTP, दो पार्टी डोमिनेंस। इजराइल और नीदरलैंड्स में PR, मल्टी पार्टी सिस्टम। 4. क्रिटिकल एवैल्यूएशन। स्ट्रेंथ्स, क्लियर और सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क देता है। इलेक्टोरल सिस्टम और पार्टीज के बीच का रिलेशन समझाता है। लिमिटेशंस, मॉडर्न कोalition और हाइब्रिड सिस्टम्स को फुली एक्सप्लेन नहीं करता। न्यू पॉलिटिकल पार्टीज जैसे ग्रीन पार्टीज को इग्नोर करता है। कंक्लूजन, दुवर्जर का क्लासिफिकेशन पॉलिटिकल साइंस में एक माइलस्टोन माना जाता है। उन्होंने कैडर और मैस पार्टीज के साथ सिंगल, टू और मल्टी पार्टी सिस्टम को डिटेल में समझाया।
आज के टाइम में नए ट्रेंड्स होने के बावजूद उनका फ्रेमवर्क और डूवर्जर्स लॉ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए बहुत ही रेलेवेंट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Discuss the differences in the Western and socialist perspective on human rights. Question explanation. ये सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज, लिबरल डेमोक्रेसीज और सोशलिस्ट कंट्रीज, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी वाले ह्यूमन राइट्स को अलग अलग तरीके से कैसे देखते हैं। हमें दोनों के पर्सपेक्टिव्स के फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस, प्रायोरिटीज और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को कंपेयर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन राइट्स मतलब बेसिक अधिकार जो हर इंसान को मिलते हैं बिना जात, धर्म या नेशनैलिटी के भेदभाव के। लेकिन इनका मतलब हर पॉलिटिकल सिस्टम में अलग है। वेस्टर्न कंट्रीज सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और वोटिंग राइट्स। सोशलिस्ट कंट्रीज के लिए इकोनॉमिक और सोशल राइट्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ और एम्प्लॉयमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इस आंसर में हम दोनों पर्सपेक्टिव्स को कंपेयर करेंगे। मेन बॉडी। 1. फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ ह्यूमन राइट्स। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। लिबरल थिंकर्स लॉक, रूसो, मिल के अकॉर्डिंग राइट्स इंसान के साथ नेचुरल होते हैं। इनका फोकस इंडिविजुअल फ्रीडम पर होता है और स्टेट की पावर को लिमिट करना जरूरी है। सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से ह्यूमन राइट्स सोसाइटी के मटेरियल कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं। जब तक इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस नहीं मिलेगी तब तक राइट्स का मतलब नहीं है। 2. प्रायोरिटी ऑफ राइट्स। वेस्टर्न व्यू। सिविल और पॉलिटिकल राइट्स जैसे फ्री स्पीच, वोटिंग और प्रेस फ्रीडम को सबसे पहले रखता है। इकोनॉमिक राइट्स को सेकेंडरी मानते हैं। सोशलिस्ट व्यू। इकोनॉमिक और सोशल राइट्स को प्रायोरिटी देते हैं, जैसे हेल्थ, हाउसिंग और एजुकेशन। पॉलिटिकल राइट्स को सेकेंडरी समझते हैं क्योंकि बिना इकोनॉमिक इक्वालिटी के फ्रीडम काम की नहीं है। 3. रोल ऑफ द स्टेट। वेस्टर्न पर्सपेक्टिव। स्टेट को एक न्यूट्रल बॉडी समझा जाता है जो बस इंसान के राइट्स प्रोटेक्ट करे। एग्जाम्पल, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री स्पीच और प्रेस फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया गया है। सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव। स्टेट एक्टिवली इंटरफेयर करता है सोसाइटी और इकोनॉमी में ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। एग्जाम्पल, सोवियत यूनियन में सबको एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन गारंटी की गई थी, चाहे पॉलिटिकल डिसेंट को सप्रेस करना पड़े। 4. क्रिटिसिज्म एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। वेस्टर्न मॉडल की क्रिटिसिज्म सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इग्नोर करता है। सिर्फ स्पीच या वोट का अधिकार तभी काम का है जब बेसिक नीड्स पूरी हो। सोशलिस्ट मॉडल की क्रिटिसिज्म पॉलिटिकल फ्रीडम को लिमिट करता है और डिसेंट को सप्रेस करता है। कई सोशलिस्ट रेजीम्स ऑथोरिटेरियन बन गई। आज के दौर में यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 ने दोनों को कंबाइन किया। सिविल, पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक राइट्स दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंट माना। एग्जाम्पल, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वेलफेयर स्टेट और डेमोक्रेटिक राइट्स दोनों को बैलेंस करती है। कंक्लूजन। वेस्टर्न और सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव्स ह्यूमन राइट्स को अलग नजरिए से देखते हैं। वेस्टर्न लिबर्टी पे फोकस करता है और सोशलिस्ट इक्वालिटी पे। वेस्टर्न मॉडल इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रोटेक्ट करता है जबकि सोशलिस्ट मॉडल सोशल जस्टिस और इक्वालिटी को इंश्योर करता है। दोनों के अपने लिमिटेशंस हैं, इसीलिए आज के टाइम में दोनों अप्रोचेस का बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन हाई सबसे इफेक्टिव माना जाता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।